नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम प्रबोध में, जो मंच है सूचना, सोच और समाधान का। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में बात करेंगे जल की। जल के बारे में आप और हम भली भांति जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और ये आप भी जानते हैं कि अगर जल हमें नहीं मिलता है तो किस तरीके का त्राहिमाम मच जाता है। लेकिन इस जल को हमारे घर तक पहुंचाने के पीछे पूरा शासन प्रशासन लगा होता है, ताकि हम तक, हमारे घर तक पानी पहुंचे, और वो भी स्वच्छ पानी। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे घर तक जल पहुंचता है, इसके पीछे कौन और कौन सा विभाग किस तरीके से काम करता है, और इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी चुनौतियां होती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे विभाग के मुखिया श्री संजय कुमार अंधवान जी से। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं जल जीवन मिशन के बारे में तो आपसे बहुत सारी बातें करूंगी कि आपका विभाग बहुत बड़ा है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर पानी सबके घरों तक अगर नहीं पहुंचे तो पूरा शहर हो या गांव हो, सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम अलग अलग विषयों पे अलग अलग योजनाएं जो है जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है, उस पर हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे जल जीवन मिशन को कैसे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की तरफ से और जल निगम की तरफ से मैं पूरे प्रदेश की जनता का बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बात करूँगा वर्ष 1880 से, जब हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी एक रचना लिखी थी, एक राष्ट्रगीत लिखा था, और जिसमें उन्होंने बात कही थी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और आपको याद होगा कि 1881 में फिर जो आनंद मठ अपना जो उपन्यास है उसमें इसको वहाँ पे रचित किया गया था। और जो सुजलाम जो शब्द है, आप समझ लें कि उस समय जब ये राष्ट्रगीत था तो लोगों के मन में प्रेम, आदर, सम्मान, राष्ट्रभक्त पैदा करने के लिए ये गीत लिखा गया था। परंतु जो उसका पहला शब्द है वो सुजलाम। सुजलाम का अर्थ होता है सुजल, साफ जल, और साफ और सुंदर पानी लोगों को पिलाने का काम करना, और हम ऐसी धरती को हम नमन करते हैं, ये सुजलाम है हमारा। अब हम बात करते हैं कि जो जल जीवन मिशन जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे देश के ग्रामीणों के लिए ये विचार किया कि हमारे जो लोग हैं वो पानी के लिए बहुत परेशान हैं, तो उनके द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम लाया गया, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत विशेष योगदान इस योजनाओं के क्रियान्वयन में यहाँ पर है। सर, जिस तरीके से हमारे प्रत्येक ग्रामीण के प्रत्येक परिवार के घर तक नल से जल पहुंचाने का जिम्मा आपके विभाग के पास है, और साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता तो है ही, साथ ही आपके पास में जल निगम की भी जिम्मेदारी है। तो जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ये दोनों किस तरीके से काम करता है? चूंकि 51,154 ग्रामों में हमें पेयजल प्रदाय कराने का जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसमें हमारे लगभग 1,11,67,000 परिवार निवासरत हैं। इन परिवारों को पानी पिलाने की जो जिम्मेदारी का जो दायित्व दिया गया है, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए दो प्रकार से स्थिति बनी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के द्वारा एकल जल प्रदाय योजनाएं बनाई जा रही हैं, और जो बड़ी योजनाएं हैं, जो समूह जल प्रदाय योजनाएं हैं, उसका जो काम है वो जल निगम के द्वारा देखा जा रहा है। एकल जल प्रदाय योजनाओं में भी 3 प्रकार की योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं जहाँ पे कि हमने स्रोत का निर्माण किया और सीधे जल प्रदाय कर दिया। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे कि हम स्रोत का निर्माण करते हैं, संपवेल में पानी लाते हैं, वहाँ से जल प्रदाय करते हैं। तीसरी प्रकार की स्थिति ऐसी बनती है कि वहाँ पे नलकूप से हम पानी लेकर आते हैं, संपवेल में लेके आते हैं, संपवेल से हम उच्च स्तरीय टंकी में लेके आते हैं, और उच्च स्तरीय टंकी के बाद में फिर हम पेयजल प्रदाय का काम करते हैं। हमने अपने प्रदेश को लगभग जो 70% का जो कवरेज है वो हमने समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से किया है, और जो 30% का जो कवरेज है वो एकल जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से हमने इसमें किया है। आपने कहा कि एकल जल के माध्यम से भी लोगों के घरों तक जल पहुंच रहा है, और जिम्मेदारी है आपके पास में स्वच्छ जल पहुंचाने की। तो स्वच्छ जल को पहुंचाने के लिए किस तरीके के रणनीति अपनाई जा रही है कि लोगों के घर तक स्वच्छ जल पहुंचे, चाहे वो हम डैम से लेकर आ रहे हो या दूसरे जो और जल स्रोत है वहाँ से ला रहे हो, या फिर हम ज़मीन से जो पानी बोरिंग के द्वारा दिया जा रहा हो, इनके लिए आप किस तरीके से रणनीति अपनाई गई है? मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी एकल जल प्रदाय योजना है, तो एकल जल प्रदाय योजनाओं से जैसे ही हम पंप से पानी निकाल कर बाहर लेकर आते हैं,
तो उसके बाद ही हम उसमें वहाँ पे क्लोरीनेशन सिस्टम वहाँ पे लगाते हैं, जी। क्लोरीन डोजर सिस्टम लगता है और वहाँ पर हम पानी में क्लोरीन का डोजिंग करते हैं। जी। क्लोरीन का जो डोजिंग हम करते हैं तो वो हम वहाँ पे लगभग 1.5 ppm के हिसाब से वहाँ पे हम क्लोरीन का डोज करते हैं जी। और फिर हम ओवरटेंग में आके देखते हैं कि वहाँ पर हमारा रेजिडुअल क्लोरीन कितना मिल रहा है। वहाँ पे हम फिर चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे हमको 1 ppm के आसपास क्लोरीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर वहाँ से निकलने के बाद में जो हमारा टेल एंड है, टेल एंड पर भी जाकर हम ये देखते हैं कि क्या वहाँ पे 0.2 ppm का जो क्लोरीन है वो पानी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि 0.2 ppm का क्लोरीन यदि मिल रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे वो जीवाणुरहित पानी है और वो पानी बहुत स्वच्छ है और साफ है। इसी प्रकार से जो हमारी समूह जल प्रदाय योजनाएं हैं, समूह जल प्रदाय योजनाओं में हम अंतर्ग्राही रूप से पानी लेकर आते हैं, अंतर्ग्राही रूप से पानी लेकर हम जल शोधन संयंत्र में आते हैं। जल शोधन संयंत्र में आपका इनलेट रूट से, फ्लैश मिक्सर से, क्लैरिफायर से, फिल्टर से पानी होता हुआ गुजरता हुआ अपने क्लियर वाटर सम्प में आता है। यहाँ पे भी हम 2 प्रकार से क्लोरीनेशन करते हैं, प्री क्लोरीनेशन भी करते हैं और पोस्ट क्लोरीनेशन करते हैं। और जब पोस्ट क्लोरीनेशन करते हैं यहाँ पे भी हम 1.5 ppm का डोजिंग करते हैं और सेम इसी प्रकार का प्रोसीजर जिस प्रकार से हम एकल योजना में रखते हैं कि हम ओवरटेंग में आके 1 ppm देखते हैं और टेल एंड पे आकर 0.2 ppm का रेजिडुअल क्लोरीन हमको मिलना चाहिए। यदि वो पानी पे वहाँ पे 0.2 ppm क्लोरीन मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो पानी है वो पीने योग्य है, साफ है, स्वच्छ है। तो सर आप जिस तरीके से आपका विभाग स्वच्छ जल पानी पहुंचाने का काम कर रहा है उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि लोगों के घर तक स्वच्छ जल पहुंच रहा है। लेकिन ये स्वच्छ जल पहुंचने की जिम्मेदारी तो आपने निभाई कि स्वच्छ जल पहुंचे, सारी मशीनरी तैयार कर दी, सब कर दी, लेकिन उसके बाद भी लोगों के घर तक पहुंचने के बीच का एक मीडियम होता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए भी कई चुनौतियां होती होगी। तो इस बारे में बताइए कि किस तरीके की चुनौतियां आप फेस करते हैं, क्योंकि कई बार कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पाइप फूट जाता है, कहीं कुछ, तो उसकी वजह से भी कई बार कंटेमिनेशन भी होता होगा, तो कैसे करते सबसे हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि यदि कोई भी विलेज है तो उसका यदि हम योजना का क्रियान्वयन करना है, सबसे पहले हम उसकी DPR बनाते हैं। DPR में हम हर प्रकार का सर्वेक्षण कार्य करते हैं। सर्वेक्षण में हम उसमें नलकूप के स्थान से लेके ओवरहेड टैंक का स्थान से लेकर कहाँ कहाँ पर जल प्रदाय करना है उसका पूरा ड्राइंग एवं डिज़ाइन एंड रूपांकन करते हैं। उसके बाद में उसका प्राक्कलन बनता है, प्राक्कलन बनने के बाद निविदाओं का आमंत्रण होता है, निविदाओं के आमंत्रण होने के बाद में फिर उसकी स्वीकृति होती है, उसके बाद में उसका क्रियान्वयन होता है। जी। क्रियान्वयन कंप्लीट होने के बाद में हम लोग फिर ट्रायल रन की स्थिति में आते हैं, तो लगभग 3 माह तक हम उसका ट्रायल रन करते हैं और ट्रायल रन के दौरान ही हम अपने सोर्स से लेकर ओवरहेड टैंक और ओवरहेड टैंक से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेल एंड तक के जितने घर है उसमें एक एक घर में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पहले इसका परीक्षण कर लेते हैं। क्योंकि एक बार योजना चालू होने के बाद में यदि कहीं पे किसी प्रकार का लीकेज हो रहा है या सीपेज हो रहा है तो उससे पानी के कंटामिनेट होने की जो गुंजाइश रहती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कभी भी किसी प्रकार से इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित नहीं होना देना चाहेंगे कि कोई लीकेज रहे। और यदि कोई लीकेज हो भी जाता है तो जो हमारी वहाँ पे जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो बनाई हुई है तो वो उनके द्वारा और SHG के द्वारा जो जल प्रदाय योजनाएं चलाई जा रही हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है और तत्काल उसका रिपेयर कार्य किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति को दूषित जल प्राप्त ना हो। तो कई बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर पानी की वजह से कोई बीमारियां हो जाती है या दूषित पानी पीने से हो जाती है तो सबसे पहले गाज गिरती है कि लोक स्वास्थ्य की यांत्रिकी विभाग के पास कि इन लोगों ने शायद कोई नेग्लिजेंस हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो ऐसी भी खबरें हम कई बार पढ़ते रहते हैं, तो उस समय आप कैसे इसको हैंडल करते हैं और किस तरीके से ये सब चीज़ें होती रहती है? वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम नलकूप के माध्यम से जो पानी प्राप्त करते हैं तो नलकूप से जो पानी प्राप्त होता है वो नेचुरल फिल्टर वाटर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। ग्रामीणों को ये चाहिए कि जो हमारे पेयजल स्रोत हैं वो पेयजल स्रोत के पास में किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी ना करें, क्योंकि यदि कोई वहाँ पे गंदगी करता है तो वो गंदगी पानी उसमें ठहरता है, ठहरने के बाद वो पानी का रिसाव धीरे धीरे अंदर जाता है और वो कहीं मिक्सिंग होने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी हम किसी गांव में जाते हैं या हमारा लोक स्वास्थ्य विभाग का या जल निगम का कोई भी वहाँ पे व्यक्ति जाता है तो उनको सुझाव देता है कि पेयजल स्रोत के पास में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो। आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में जहाँ पे बहुत डायरियल केस आया करते थे, परंतु अब आपने पानी को लेकर चूंकि जब हमने इतना बड़ा कवरेज कर दिया है तो इसमें करीब 90% की कमी आई है और साथ ही जो 10% का है तो वो भी पानी के कारण नहीं है, क्योंकि हम या तो हैंडपंप या हमारी एकल योजना या हमारी समूह जल प्रदाय योजनाओं के
माध्यम से हम पानी प्रदाय करते हैं। और जहाँ भी हम पानी प्रदाय करते हैं तो हम इस बात को लेकर बिल्कुल एश्योर्ड रहते हैं कि हम जो पानी पिला रहे हैं, हमें विश्वास है हमें और हमारी टीम के ऊपर कि वो जनता को साफ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। अब सर मैं ये जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया कवर हो गया है जल जीवन मिशन के तहत। कई ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर तक नल से जल पहुंच रहा है, लेकिन हो सकता है कई ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ पे काम अभी भी अधूरा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कई जगह ऐसे कि वहाँ पे काम पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्याएं हैं, ऐसे भी कुछ एरियाज होंगे अभी भी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जनवरी 2019 में जब हमारा जल जीवन मिशन आया था, उस समय जो पूरा कवरेज की जो स्थिति थी प्रदेश में, लगभग 13,53,000 परिवारों को पेयजल प्राप्त हो रहा था। लगभग 12.12% के आसपास था। अभी जब से 2019 से लेके 25 के बीच में हम लोगों ने करीब 65,75,000 आसपास हमने FHTCs किए हैं, जो कि 67% के आसपास होते हैं। और ये टोटल हम देख लें तो टोटल जो हमारा कवरेज होता है वो करीब 79.28 लाख के आसपास हमने पूरा कवरेज कर दिया है। अब इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो एकल जल प्रदाय योजनाएं हैं उसके माध्यम से लगभग हमें 69,97,000 घरों को पानी देना था, जिसमें से हमने लगभग 63,76,000 परिवारों को हमने पानी उपलब्ध करा दिया है। अभी लगभग 7,21,000 परिवारों को हमको पानी और देना है एकल जल प्रदाय योजना के माध्यम से। उसमें से हमने 1,21,000 परिवार को तो अभी दे दिया है। लगभग 6 लाख परिवार के आसपास और हैं जिसको कि हम दिसंबर तक पानी देने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार से अभी लगभग 25,51,000 के आसपास समूह जल प्रदाय योजनाओं से हमें कनेक्शंस देना है। चूंकि हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं तो उसको अभी होने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसका जो कवरेज है 2027 में जाके होगा। परंतु इसके साथ ही साथ हमने जो एकल जल प्रदाय योजना है, समूह जल प्रदाय योजनाओं के साथ साथ जो छोटे तबके के लोग हैं, जैसे PM जनमन योजना है या धरती आबा योजना है, तो PM जनमन योजना में जैसे हमारे बेगा हैं, सहरिया हैं, भारिया हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसे परिवारों के प्रति भी बहुत ध्यान दिया गया और उनको भी पानी उपलब्ध कराने का जिम्मा उन्होंने और उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। तो उसमें भी लगभग आपके 4,866 हमारे ऐसे ग्राम थे जहाँ पे कि हमको पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गई है, और इसमें लगभग हमें 12,33,000 परिवारों को पानी देना था। लगभग उसमें से हमने लगभग 8,51,000 परिवारों को हमने पानी अभी उपलब्ध करा दिया है। लगभग उसमें 3,31,000 के आसपास और ऐसे परिवार बचे हुए हैं। तो उसमें भी हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी तबका, चाहे वो हमारे किसी भी संवर्ग का हो, उसको पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन फिर भी हमने कई जगह ऐसी देखी है कि जहाँ पर आपकी जल जीवन मिशन की जो 2 योजनाएं आपने बताई, एक धरती आबा और एक PM जनमन योजना, उसके अलावा भी कोई और भी जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाएं हैं जिससे कि लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, उनके घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पहले जो हमारे टोले मंजरे पारे में भी जल प्रदाय योजनाएं हुआ करती थी, परंतु उन सब योजनाओं को अब समाहित करते हुए PM जनमन योजना ला दी गई है और धरती आबा योजना ला दी गई है। धरती आबा योजना भी आपकी 2 अक्टूबर 2024 को आपकी लॉन्च की गई है। जी बिल्कुल। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जिस गांव की आबादी 500 है या 500 से अधिक है और जिसमें 50% के आसपास हमारे आदिवासी समुदाय के, जनजाति के जो लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे 11,903 परिवारों को भी उसमें पूरा शामिल किया गया है और उसमें उनको पानी उपलब्ध कराने की दिशा में भी पूरा काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जितनी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी शालाएं हैं, आपकी आंगनवाड़ियां हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पंचायत हैं या जो भी ऐसे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, वहाँ पे भी पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसको कर रहे हैं। तो सर यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से जो नल से जल पहुँच रहा है और उसको पहुँचाने के बाद में उसकी जो एक जिम्मेदारी होती है कि कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो किन लोगों को आपने उसमें जोड़ा है और किस तरीके से इसको आगे तक चलाते रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे।
ही फन फिल्ड डे रहा आज का पूरा यहाँ महुआ हाउस में। आई थिंक हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। तो नेचुरल यहाँ पे पूरा एम्बियंस है। आई थिंक उसके लिए महुआ हाउस के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। आपने इस तरह से इसको पूरा मेंटेन रखा हुआ है। एकदम हमें लग रहा है, हमें यही लगा हम नेचर के बीच में आ गए एक दिन, जो पूरा एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हमको रहने का मौका मिला। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर नेचर के बीच में। ऑल तो हमारा कैंपस भी बहुत हरा भरा है, बट यहाँ पर आके रियल नेचर के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। फूड बहुत बढ़िया था। ट्रैकिंग पे भी गए, उसके बारे में भी बताया। बहुत सारी फन एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है, उसके बारे में भी था। तो सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम जानना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत तो आपने सब जगह पाइपलाइंस बिछा दी, लोगों के घर तक के नल से जल पहुंच रहा है और लोग बेहद खुश भी हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने जब कवरेज के लिए हम गए कुछ एरियाज़ में मध्य प्रदेश के, तो ये देखकर बड़ा ही दुख लगा कि लोग पानी का मोल नहीं पहचान रहे हैं। पानी या तो उनके पास आ रहा है तो वो सोचते हैं कि फ्री में पानी मिल रहा है तो बह रहा है। कहीं हम देखते हैं कि जो टोटियाँ लगवाई है विभाग के द्वारा, तो वो नल की टोटियाँ उन्होंने हटा दी है। मतलब इस तरीके की चीज़ें हमने देखी है। तो इसको मैनेज करने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाने की कोशिश की जा रही है? गांव की लोगों के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें। और जब तक हम लोग में उसको ऑन करने की एक जिम्मेदारी नहीं आएगी तो योजना की सफलता में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई थी, तो उसमें अभी लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के द्वारा पेयजल के संचालन संधारण की एक नीति बनाई जा रही है, अभी जिसको कि अभी हमने साचालन में प्रस्तुत किया हुआ है। उसमें हमने 2 भागों में रखा हुआ है कि जो योजना का जो संचालन है वो ऑपरेशन जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा और जो संधारण है वो लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें सोच ये चल रही है कि जब योजना बहुत सफल तरीके से चलेगी तो हर व्यक्ति को इसमें पानी मिलेगा। योजना में 2-3 कारण ओन है जिसके कारण कि योजना की सफलता में थोड़ी कमी रह जाती है। नंबर 1 कि हमें निर्विघ्न रूप से बिजली का प्राप्त ना होना, जलकर की राशि प्राप्त ना होना, ये भी बहुत ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण योजना सफल नहीं हो पाती है। तीसरा और जो मुख्य कारण रहता है कि जो जलकर है, हर व्यक्ति पानी तो प्राप्त कर लेता है, तो यदि समय पे अपना जलकर यदि को जमा कर दे तो जलकर जमा होने के उपरांत हम उसमें बिजली का बिल अच्छे से जमा कर पाएंगे। जो वाल्व ऑपरेटर है तो उसका पेमेंट अच्छे से कर पाएंगे। यदि कहीं भी उस पर टूट फूट हो पा रही है तो उसके संधारण का पैसा दे पाएंगे। तो ये एक एक परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि जो अपना 60 रुपए का प्रति जलकर जो वसूल किया जा रहा है तो वो राशि उनको समय से जमा करना चाहिए ताकि उनको स्वच्छ पानी मिलता रहे। बिल्कुल सर, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने भी जो है नारी शक्ति का एक आह्वान किया है कि अगर नारी शक्ति या हम कहें कि स्व सहायता समूह इसके साथ अगर जुड़ जाए, और उसको जोड़ने की कोशिश भी आप लोग कर रहे हैं कि वो हर गांव में उनकी एक समिति रहे और वो समिति के माध्यम से लोगों के घर घर तक जाए और जो जल कर है उसको इकट्ठा करें। इसमें प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम जैसे देवास जिले में गए, वहाँ पे बहुत अच्छा HSG की महिलाएं काम कर रही है, लेकिन इनको और मोटिवेट करने के लिए इनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए जो विभाग की तरफ से, कि कई बार उन लोग को निराशा मिलती है। कई लोग जैसे आपने कहा कि जलकर नहीं देते हैं तो आगे वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती, और जो महिलाएं काम कर रही है उन तक उन्हें अगर पैसे नहीं मिलेंगे महीने के तो वो कैसे काम करेगी। तो इसके लिए जो स्वसहायता समूह को जो जोड़ रहे हैं उसको किस तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति है, लगभग आपकी 95% विलेजेस में इनका गठन कर दिया है। और गठन करने के उपरांत ग्राम सभा में जाकर हमने इनको वहाँ पे इनकी शपथ भी दिलवाई है ग्राम सभा में भी, ताकि ये सबको मालूम हो कि जो हमारी ग्राम जल एवं पेयजल स्वच्छता समिति है उसमें कौन कौन अपने सदस्य हैं। इसी के साथ में बताना चाहूँगा कि जो हमारी VWSC है, तो VWSC के साथ ही हम जो अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका हम लोग अनुबंध करने के लिए हमने ग्राम पंचायत स्तर पर उनको निर्देशित किया हुआ है कि आप उनके साथ में अनुबंध करें। उन महिलाओं के द्वारा जो ग्रुप्स हैं बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इंदौर का दवालपुर विकास खंड का जो झिरनिया गांव है, वहाँ पे एक सुनीता बाई करके
उनको वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है और उनके द्वारा बहुत इसमें उनकी टीम के द्वारा बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। जहाँ पे भी हमारी बहनें इसमें आगे आना चाहती हैं और हमारी BWC के साथ में जुड़कर अनुबंध करके और हमारे जल प्रबंधन की दिशा में हमारे साथ हमारा साथ देना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। हम उनको बिल्कुल आगे बढ़ाने की दृष्टि में काम करते रहेंगे। तो बिल्कुल सर, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है नारी शक्ति से जल क्रांति, उसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पानी की जो एक टेस्ट किट है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस तरीके से, कितनी ऑथेंटिक है वो, कि अगर वहाँ वो लोग उसको टेस्ट करते हैं पानी को कि पानी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी भी एक बीच में एक प्रक्रिया चलती है। तो इसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से इस किट का यूज़ किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और महिलाओं को भी सिखाया जा रहा है कि आप जाए और जिस भी जहाँ भी पानी पहुँच रहा है उनका महीने में या 15 दिन में एक बार जाके पानी का टेस्ट करें। कि हमारे पास प्रदेश में 155 प्रयोगशालाएँ हैं। इसमें एक हमारी राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला है जो कि भोपाल में स्थित है। इसके अलावा हमारे प्रत्येक जिले में भी अपनी जिला स्तरीय प्रयोगशाला हम लोगों ने बनाई हुई है। साथ ही हमारी उपखंड स्तर पे भी हमारी प्रयोगशालाएं वहाँ पे बनी हुई हैं और लगभग हम लोग 14 पैरामीटर्स का परीक्षण करते हैं। उसमें उसका फिजिकल टेस्ट भी करते हैं, केमिकल टेस्ट भी करते हैं और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट का परीक्षण भी करते हैं। हमने इस प्रकार से व्यवस्था रखी हुई है कि जो हमारा उपखंड है, उपखंड में भी हमारी लैब्स हैं, वहाँ पे जो सैंपल कलेक्शंस होते हैं तो उसका 10% सैंपल हम अपनी राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में ही बुलवाते हैं ताकि यदि उन लोगों से किसी प्रकार की कोई चूक हो रही है तो उसका निराकरण हमारी इस लैब से हम कर सकें। इसके साथ ही साथ हमने आपका ग्राम पंचायत स्तर पर आपकी फील्ड टेस्ट किट भी हमने इनको उपलब्ध कराया हुआ है और फील्ड टेस्ट किट में हमने ये बात कही है कि जो वहाँ के जो पंचायत कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, साइंस टीचर्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो इस संबंध में जानकारी रखते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को हमने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित किया है। परंतु इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारी दी है वो महिलाओं को दी है, हमारी बच्चियों को दी है, ताकि पानी का जो कंसर्न है वो सबसे ज़्यादा हमारी माताओं और बहनों से संबंधित है। तो वहाँ पे जो हमने FTK उपलब्ध कराया है, तो FTK से सिर्फ वहाँ पे हम कलर इंडिकेटर टेस्ट देते हैं और उनको हमने वो टेस्ट करने का तरीका भी सिखाया हुआ है, प्रशिक्षित किया हुआ है। और प्रशिक्षित करने के बाद में जब वो देख लेते हैं कि यार ये कहीं अप टू द मार्क नहीं है, तो वो ऐसे सैंपल्स को हमारे जो उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला वहाँ पर लेके आते हैं और यदि उनको लगता है कि वहाँ पे भी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा तो वो हमारे राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में लाते हैं। वहाँ पे फिर इसका हम लोग निराकरण करके और फिर पानी का टेस्ट करने के बाद हम उनको ये बताते भी हैं कि आपकी पानी में किस प्रकार की कमियां हैं और उस कमी को आपको किस प्रकार से दूर करना है। इसके बाद सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हर घर तक तो नल से जल तो पहुँच ही रहा है, स्वच्छ जल पहुँच रहा है, लेकिन हम इसको दीर्घकालिक मतलब आगे तक बहुत सालों तक लोगों के घरों तक पानी पहुँचे, तो पानी का संचय, पानी का संरक्षण, उसके लिए भी क्या विभाग द्वारा कोई काम किया जा रहा है? बिल्कुल, पानी की सस्टेनेबिलिटी और हमारे सोर्स की सस्टेनेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह वाटर टेबल की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न होती है और हमें जितने भी हम स्रोत का निर्माण करते हैं तो इसमें ये जो दायित्व है पानी के सस्टेनेबिलिटी के काम करने के लिए, ये दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। हर सोर्स के पास में चेक डैम्स बनाने की बात कही गई है, पर्कुलेशन टैंक्स बनाने की बात कही है, नाले हैं तो उनमें डैक्स बनाने की बात कही गई है। यदि आपके हैंड पंप्स उसके पास में आपका रिचार्जिंग पॉइंट बनाने की बात कही है, रू वाटर हार्वेस्टिंग के काम करने की बात कही गई है। तो ये स्ट्रक्चर्स तो हमको ही बनाना चाहिए। मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, मैंने अपने घर में खुद ही स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि यदि हम किसी के सामने यदि आदर्श स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो काम हमें करना चाहिए, तो उसकी शुरुआत हम अपने से करना चाहिए। तो इस पर तो खैर हम सभी लोगों को ये शपथ लेनी चाहिए कि हमारे घर में हम वर्षा के जल को ज़रूर संचय करें, क्योंकि आजकल वैसे भी पानी कम हो गया है, वर्षा भी जल कम हो गया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, लेकिन जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं उनको जल जीवन मिशन के तहत और पानी के मोल को पहचाने, इसके लिए एक संदेश आपसे चाहिए। जल है तो कल है और नहीं तो कल कल है जी। तो पानी को बचाएं, संरक्षित करें और अपने सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराएं। थैंक यू। तो आज हमने जल जीवन मिशन के तहत
किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, उस पर आज हमने चर्चा की है। और आपसे हम कहेंगे कि आप भी अपने घर में जल का संचय करें, वर्षा के जल को बचाएं और फ्यूचर में और भविष्य में हमेशा आपको पानी मिले, इसके लिए तत्पर रहें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।